स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से नवीन दया यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा लिपि। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है देवनागरी लिपि की विशेषताएं एवं सीमाएं। तो लिपि के बारे में एक बार बता देती हूँ। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, पता होगा आप सबको। और सबसे प्राचीन जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि, जिसका आविष्कार आर्यों ने किया था। और बहुत सारी लिपियाँ हमारे देश में यूज़ होती है, नहीं कि खाली देवनागरी लिपि ही यूज़ होती है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ हैं, और भी बहुत सारी लिपियाँ हैं, बंगाली है, गुरुमुखी है। तो अब बात कर लेते हैं लिपि की परिभाषा के बारे में। तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। लिपि और भाषा अलग अलग होती है। बता देते हैं एक बार इसके बारे में। लिखने का जो ढंग होता है ना, उसे ही हम लिपि कहते हैं। लेखन जो प्रणाली होती है उसे भी आप लिपि बोल सकते हो। या फिर किसी भी भाषा को स्थायित्व रूप प्रदान करने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का आविष्कार किया जाता है ना, उसे ही हम लिपि कहते हैं। और लिपि और भाषा दो अलग अलग रूप है, मतलब लिपि और भाषा अलग अलग स्वरूप है लेकिन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और एक विद्वान के अनुसार मानव अपनी अपनी भाषाओं के लिए जो ध्वनि चिन्ह निश्चित करता है वे लिपि के नाम से जाने जाते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। एक डेफिनेशन काफ़ी होती है एग्जाम में लिखने के लिए। लिपि की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो प्रथम जो अवस्था है वो प्रतीक लिपि। तो प्रतीक की एक बार बता दूँ, प्रतीक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ जो हम प्रतीक चिन्ह बोलते हैं, वर्ण जो होते हैं, अक्षर जो होते हैं, वो नहीं होता। काफ़ी बड़ी डेफिनेशन होती है। जैसे कोई वस्तु है, या फिर कोई वस्तु है, ध्वनि है, कोई शब्द है, फिर चित्र है, उन सभी को जो इंडिकेट करता है, जो या फिर सांकेतिक जो होते हैं, जैसे संकेत करना जो होता है, जैसे नक्शा जो होता है उस पर जैसे तलवार छपी होती है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि युद्धक क्षेत्र है वो, जहाँ पे भी तलवार छपी मिलेगी तो वो युद्धक क्षेत्र को इंडिकेट कर रहा है। या फिर जैसे हम पहाड़ी क्षेत्र का नक्शा बनाते हैं तो उस पर पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ से निशान से बना देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो एरिया है ये पहाड़ी एरिया है। बरसात जहाँ पे बादल से छोटे छोटे बना देते हैं, पता देखे होंगे नक्शे आप सभी ने, तो पता चल जाता है कि, तो इस तरह से प्रतीक लिपि होती है। तो सबसे पहले मानव ने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ प्रतीकों को निश्चित किया। फिर धीरे धीरे चित्रलिपि का विकास हुआ। चित्र जो लिपि है, और चित्रलिपि फिर धीरे धीरे विकृत होने लगी। विकृत का मतलब होता है खत्म होने लगी। उसके बाद फिर भावमूलक चित्रों में परिवर्तित हो गई चित्र जो लिपि होती है। एक बार चित्रलिपि और भावलिपि के बारे में बता देती हूँ। चित्रलिपि जिसमें ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षरमाला के बजाय अर्थ प्रकट करने वाले जो भावचित्र या फिर इडियोग्राम, इंग्लिश में इसको इडियोग्राम बोलते हैं, का यूज किया जाता है ना, अक्षरमाला का यूज नहीं होता, इन चीज़ों का यूज होता है, उसे चित्रलिपि कहते हैं। और जो चीनी जो लिपि है, जो प्राचीन मिस्र की लिपि है, वो चित्रात्मक लिपि के अच्छे उदाहरण हैं। तो फिर भावमूलक मतलब भाव को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है। फिर भावमूलक चित्रों में परिवर्तित होने के बाद जो भाव जो लिपि थी उसका स्थान ध्वनिमूलक लिपि चिन्हों ने ले लिया। और अंत में यह जो लिपि थी वो ध्वनि लिपि के रूप में ही विकसित हुई। और ध्वनिमूलक जो लिपि है वो उसके 2 रूप हैं, एक है अक्षरात्मक लिपि और एक है वर्णनात्मक लिपि। भारतीय जो लिपि है वो अक्षरात्मक लिपि है। ये नहीं कि देवनागरी, भारत की जितनी भी लिपि है ना सभी अक्षरात्मक लिपि है। और जो रोमन जो लिपि है ना, जो अंग्रेजी की लिपि है, वो वर्णनात्मक लिपि है। अब बता देती हूँ अक्षरात्मक लिपि और वर्णनात्मक लिपि में क्या अंतर होता है। जैसे देवनागरी जो लिपि है ना, ये भी अक्षरात्मक लिपि है। इसमें जैसे कै, ख, च, छ आदि जो चिन्ह होते हैं ना, ये केवल वर्ण मात्र नहीं होते, इनमें स्वर भी तो मिला होता है ना। आप सभी को पता है कि जितने भी हमारे व्यंजन हैं इनमें स्वर मिलता है तब ये पूर्ण व्यंजन बनते हैं। अगर स्वर निकाल देंगे तो फिर ये आधे हो जाएंगे। एक बार बता देती हूँ। जैसे क है प्लस है, इसके बाद ही तो ये क बन रहा है ना पूरा। अगर इसमें से हम ए निकाल लेंगे तो ये क आधा हो जाता है, और उसको फिर हम कैसे ऐसे हलंत लगा देते हैं नीचे, इसका मतलब ये आधा क है। इसमें स्वर मिलने के बाद ये पूरा होता है, इसीलिए ये पहचान है हमारी कि ये अक्षरात्मक लिपि है। अब वर्णनात्मक लिपि में क्या होता है, उसमें जो रोमन जो लिपि होती है उसमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ण जो होता है ना,
एक ही ध्वनि को व्यक्त करता है। जैसे जो स्वर होते हैं, जो वावल होते हैं इंग्लिश में, तो जैसे ई है वो अलग ध्वनि को व्यक्त करेगा, जो जैसे के फॉर काइट है वो अलग को करेगा। उनमें ये नहीं होता कि जैसे के फॉर काइट में ई मिला हुआ है या फिर ए फॉर एप्पल मिला हुआ है तब वो के बना है, नहीं ऐसा नहीं होता, वो अकेला के ही है। और जबकि हिंदी में मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे होता है, स्वर व्यंजन का योग होने के बाद ही पूरा जो है वो वर्ण बनता है या फिर व्यंजन बनता है। आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा, इतना ही काफ़ी है। इससे डीप फिर यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर इससे डीप आता है फिर एस्टेट सी टेट रीट अदर कोई भी जो एग्ज़ाम है, अदर स्टेट एग्ज़ाम है जो, तो उनमें पूछा जाता है सी टेट वगैरह में। तो अगर आपको सी टेट एस्टेट रीट यूपी टेट की तैयारी करनी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अलग से चैनल पे करवा दूँगी, कमेंट में बता देना। अब बात कर लेते हैं देवनागरी लिपि की प्रकृति की। हिंदी की लिपि देवनागरी है और ये अक्षरात्मक है, इस बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और अब इसकी प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 है दाईं से बाईं ओर। तो ये इसका मीनिंग ये है कि जो देवनागरी लिपि है ना वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। नंबर 2 है अलग अलग चिन्ह। तो ये यहाँ पे ये है कि जो देवनागरी लिपि है ना उसमें सभी जितनी भी जो मूल ध्वनि हो ना उनके लिए अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं। जैसे मैं अलग है, भय अलग है। ये नहीं है कि भाई किसी भी दो, मतलब जो दो चिन्ह या फिर जैसे दो जो चिन्ह होते हैं वो एक जैसी साउंड क्रिएट करे, ये नहीं है इसमें। नंबर 3 है व्यंजनों के साथ मात्राओं का प्रयोग। तो इसका मीनिंग ये है कि जब व्यंजनों के साथ स्वर मिलते हैं ना तो स्वरों के स्थान पर उनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। और इससे क्या होता है, जो अक्षर होता है या फिर शब्दों का आकार होता है वो छोटा हो जाता है। एक बार बता देती हूँ मैं लिख के। जैसे कि कै हम लिख रहे हैं तो इसमें अगर हम को लिख रहे हैं तो ये को लिखने का शुद्ध रूप है। और अगर सॉरी देखो कै प्लस ओ ऐसे तो हम नहीं लिखते ना, तो हम जो स्वर है वो कै के अंदर ही छुप जाता है। मतलब जब स्वर और व्यंजन मिलते हैं स्वरों के स्थान पर तो उनकी मात्रा स्थान लेती है। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, बड़ा टफ सा है ये। जैसे व्यंजन के साथ जब स्वर मिलता है तो स्वरों का जो स्थान है वो मात्राएं ले लेती हैं। जैसे कै में ओ स्वर मिला हुआ है तो कै और ओ अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो फिर साउंड साउंड तो ठीक होगी लेकिन ये लिखने का शुद्ध रूप नहीं है। शुद्ध रूप ये है कै के अंदर जब ओ मिलेगा तो ओ का स्थान मात्रा ले लेती है जो ये ऊपर लगती है। ये समझाना चाह रही थी मैं आप सभी को। नंबर 4 अक्षरों की जटिल बनावट। यहाँ पे ये है कि जैसे अक्षर है, कुछ जो अक्षर होते हैं बहुत जटिल होते हैं हिंदी में या फिर देवनागरी लिपि में। जैसे अक्षय है, त्रय है, श्रय है, शरम जो होता है शरम जिससे बनता है, जय है, जय में यहाँ पे जानी, बच्चे इसको ज्ञानी बोलते हैं और लिखने साउंड भी गय बोलते हैं, ये गलत तरीका होता है जबकि इसको हम जय बोलते हैं। इस वाले को एक लिख के बता देती हूँ, इस वाले को इसको इसको जय बोलते हैं, ये इसका शुद्ध रूप है। लेकिन कुछ बच्चे इसको गय बोलते हैं जबकि ये गलत होता है। तो जय से ज्ञानी। तो ये कुछ जो अक्षर होते हैं लिखने में बड़ी जटिल होती है इनकी बनावट। तो नंबर 5 है अन्य लिपियों से मिलती जुलती। इसका मीनिंग ये है कि जो देवनागरी जो लिपि है ना वो भारत की अन्य लिपियों से भी मिलती जुलती है। जैसे मराठी है, गुरुमुखी है, बंगाली है, गुजराती है, बहुत सारी हैं। तो ये जो सभी लिपियाँ ना एक दूसरे से मिलती जुलती ही हैं। अब बात कर लेते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताओं की। तो इसमें सबसे पहले है देवनागरी लिपि में ध्वनि चिन्हों की पूर्णता। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग ध्वनि चिन्ह है, किसी भी दो ध्वनियों के लिए एक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे लिपि देवनागरी जो लिपि या फिर हिंदी में क्या होता है कि जो ह्रस्वई है ना, जो छोटी है या फिर जो दीर्घई है, जो बड़ी है, ये अलग अलग है। और जैसे छोटी के लिए हम आगे की मात्रा लगाते हैं, बड़ी के लिए पीछे की, छोटी के लिए पीछे की लगाते हैं और बड़ी के लिए आगे की मात्रा लगाते हैं हम। और जैसे ए है उसके लिए अलग ध्वनि, आ के लिए अलग है।
जबकि रोमन जो लिपि होती है उसमें ऐसा नहीं होता। जैसे सिट हम जब लिखेंगे SIT, तो इसमें हिंदी में अगर हम सिट लिखेंगे तो छोटी ई की मात्रा आएगी स के ऊपर, और जबकि वहाँ पे आई लिखा जा रहा है तो कहीं पे तो आई से छोटी बन रही है, कहीं पे बड़ी बन जाती है। जैसे मशीन जब हम लिखते हैं तो CHI, तो वहाँ पे मशीन जब हम लिखेंगे तो बड़ी आती है, श के ऊपर बड़ी की मात्रा लगती है। तो मशीन में इंग्लिश में देखेंगे तो आई लगता है। तो इसमें क्या होता है कि आई जो है वो बड़ी के लिए भी यूज हो रहा है, छोटी के लिए भी यूज हो रहा है, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं होता, या फिर देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं होता। समझ में आ गया होगा आप सबको, आई थिंक। नंबर 2 है देवनागरी में ध्वनि निष्ठा। प्रत्येक लिपि चिन्ह हर स्थिति में अपनी विशेष ध्वनि को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे ये है कि जो पै है ना वो हमेशा पै की ध्वनि साउंड करता है, मैं है वो हमेशा मैं ही बोला जाएगा, जबकि रोमन में ऐसा नहीं होता। उसमें जो CH होता है, जैसे चेयर की स्पेलिंग होती है CHAIR, तो CH से यहाँ पे तो चे बन रहा है, जबकि केमिस्ट्री की जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो उसमें भी तो CH से स्टार्ट होती है और CH से यहाँ पे के बनता है। तो ये फ़र्क है इन दोनों लिपियों में। नंबर 3 है लेखन और उच्चारण में एकरूपता। जैसा लिखा जाता है वैसा उच्चारण किया जाता है। जैसे ऊ जो स्वर है जब उसको हम व्यंजन के साथ मिलाएंगे तो भी वो ऊ की साउंड करेगा ना। अगर कै में हम ऊ मिला देंगे तो भी तो वो कू ही बोला जाएगा, के थोड़ी ना बोला जाएगा। जबकि इंग्लिश में क्या होता है, यू जो होता है वो कभी तो ऊ को प्रदर्शित करता है, कभी ए को, कभी बड़े ऊ को। जैसे पुट है तो PUT पुट, तो यहाँ पे तो ऊ की साउंड कर रहा है यू, जबकि कभी कभी ओ की कर देता है, जैसे COM, सॉरी, जैसे कई बार बड़े ऊ की भी कर देता है, कई बार जैसे रूड है RUDE, तो इसमें बड़े ऊ को ही साउंड दे रहा है यू, और जबकि पुट में छोटे ऊ की साउंड दे रहा था। तो ऐसे अलग अलग साउंड देते हैं रोमन में, इसीलिए तो इंग्लिश थोड़ी सी टफ होती है। नंबर 4 है मात्रा और वर्ण चिन्हों की निश्चितता। प्रत्येक स्वर के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह और स्वर के लिए अलग अलग मात्रा चिन्ह, इससे उच्चारण में गलती नहीं होती। फिर इसमें ये है कि जैसे ए जो होता है, जैसे ए से जो AD होती है, तो जैसे हम जैसे केला लिखते हैं हम, तो जो ए है वो कै में जब ए मिलेगा तो वो मात्रा के रूप में आ जाता है, अलग से ये नहीं लिखना पड़ता हमें। जबकि रोमन में क्या होता है कि जैसे हम पेन लिखेंगे तो PEN, तो जब पै में जब हम ई मिलाने के लिए हमें ई अलग से लिखना पड़ा, लेकिन देवनागरी में ऐसा नहीं करना पड़ा ना हमें, वहाँ पे तो उसने उसका स्थान मात्रा नहीं ले लिया था। तो यही मीनिंग है इसका। नंबर 5 है देवनागरी में मात्रा, और इससे फिर क्या होता है ना कि उच्चारण में गलती भी नहीं होती। और नंबर 5 है देवनागरी में मात्राओं की चतुर्दिकता। इस लिपि में वर्णों के चारों ओर कहीं भी मात्रा लगाई जा सकती है, जैसे ए आ की मात्रा आगे लगती है। जैसे कि जैसे मात्रा है तो जैसे ए की मात्रा है वो ऊपर लगाते हैं, ओ की भी ऊपर लगाते हैं, आ की है वो आगे लगाते हैं, ए की तो चल होती ही नहीं, ऊ की जो मात्रा है वो नीचे लगाते हैं, मतलब चारों तरफ कहीं पे भी मात्रा लग जाती है ना। जबकि रोमन में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे हमेशा मतलब रोमन लिपि में क्या होता है ना, मात्रा के लिए स्वर का प्रयोग जब हम करते हैं वो हमेशा आगे की ओर ही हो सकता है। जैसे सीता है, सीता, जैसे सीता मैंने लिखा है तो आई जो इसमें है जो स्वर है वो आगे की ओर प्रयोग हुआ है, टी के बाद ए जो स्वर जो वावल एक होते हैं आगे की ओर प्रयोग हो रहा है। जबकि वहाँ पे हिंदी में तो ऐसा नहीं होता ना, कहीं पे भी मात्रा लग जाती है, कहीं नीचे लगा देते हैं, कहीं ऊपर लगा देते हैं। तो यही इसका मीनिंग है। एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह एक ही चिन्ह का यूज होना। ई की ध्वनि के लिए हमेशा ई लिपि चिन्ह का प्रयोग होता है, किसी और स्वर का नहीं। तो जैसे ई है तो ई की ध्वनि के लिए हमेशा ई लिपि चिन्ह का ही प्रयोग होता है, किसी और स्वर का प्रयोग नहीं हो सकता। जबकि रोमन में क्या होता है, ई के लिए कहीं पे तो आई लग जाता है, कहीं पे ई लग जाता है, कई बार वाई भी लग जाता है, यू भी लग जाता है कई बार, तो ऐसे अलग अलग वो हो जाता है। तो समझ आ गया होगा आपको। नंबर 7 है सुंदर वर्णाकृति। देवनागरी जो लिपि है अन्य लिपियों की अपेक्षा देवनागरी लिपि के वर्णों की आकृति अधिक सुंदर मानी जाती है। देखो सुंदर तो मानी जाती है क्योंकि जैसे जो रोमन में जब हम लिखते हैं तो जो ABCD हमारी होती हैं, जो बड़ी होती हैं छोटी होती हैं,
मतलब लिखने में कैसी अजीब सी लगती है थोड़ी सी, लेकिन जो हिंदी की जो हमारी सुलेख हम लिखते हैं, हिंदी के जो अक्षर हैं, जो वर्ण है, मतलब सब बिल्कुल एक जैसे होते हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जैसे इंग्लिश में कोई छोटा होता है, बड़ा होता है, ए जैसे कैपिटल में लिखेंगे तो अलग लिखते हैं, और छोटी जब हम ABCD लिखते हैं तो अलग से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सब अक्षरों की बनावट एक जैसी होती है, तो इसलिए सुंदर तो होती ही है फिर ये लिपि। नंबर 8, वर्णों की आकृति में सभी वर्णों की आकृति में स्पष्टता एवं अंतर है, कुछ को छोड़कर में ये है कि जैसे ख है वो रे और वै, कई बार जैसे कुछ बच्चे उसको रे और वै पढ़ लेते हैं, पहले ऐसे ही लिखा जाता था, अब तो नीचे से उसको बंद कर देते हैं, अच्छे से पहचान में आ जाता है। कुछ सुधार किए गए हैं देवनागरी लिपि में, ऐसी बात नहीं है। जैसे घ और ध थोड़े से एक जैसे लगते हैं, मैं और भय, तो इनसे भ्रांति होने लगती है। तो कुछ ही अक्षर है, नहीं तो बाकी सभी अक्षरों में अच्छे से स्पष्टता है। नंबर 9 है लिपि में सरलता। सभी वर्ण लिखने में एक ही आकार के होते हैं, अभी पहले ही बताया था कि सभी एक ही आकार के होते हैं, ये नहीं कि कोई छोटा कोई बड़ा। जैसे इंग्लिश में होता है कैपिटल लेटर, जैसे अब हम स्मॉल लिख रहे हैं तो एस बड़ा लिख रहे हैं, बाकी जो उसके दूसरे हैं जो वो छोटी ABCD में लिख रहे हैं, या फिर स्मॉल जो अक्षर है वो लिख रहे हैं। तो नंबर 10 उच्चारण व्यवस्था अच्छी है। उच्चारण व्यवस्था अच्छी है, जो लिखा है उस वर्ण का वही उच्चारण होगा। इसका मीनिंग ये है कि जैसे इंग्लिश में क्या होता है कि जैसे कुछ, जब हम इंग्लिश में कुछ जो वह हम अक्षर लिखते हैं तो उनका उच्चारण ही नहीं होता, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में अगर हमने कुछ लिखा है तो उसका उच्चारण जरूर होगा, चाहे कुछ भी हो। जबकि इंग्लिश में जैसे साइको है तो उसमें P साइलेंट है, जैसे नी है KNE, एक बार बता देती हूँ लिख के, KNE, तो नी जो है, इस अच्छे से लिखा नहीं जा रहा, तो नी जो है इसमें K साइलेंट है। ऐसे ही पाम है, उसमें L साइलेंट होता है, तो उनके उच्चारण है ही नहीं। जबकि हिंदी में ऐसा नहीं होता, हिंदी में अगर हमने कुछ लिखा है तो उसका उच्चारण जरूर होगा, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। तो यही था इसका मीनिंग। नंबर 11 है सुनिश्चित व्यवस्था। पहले स्वर की फिर व्यंजन आदि क्रमानुसार है, उच्चारण स्थान भी क वर्ग पै वर्ग ऐसे है। जैसे कि पहले स्वर लिखते हैं हम हिंदी में देवनागरी लिपि में, फिर बाद में हम उसका क्या वो व्यंजन लिखते हैं, तो क्रमानुसार होता है सब कुछ। और उच्चारण स्थान भी जैसे मतलब क्रमानुसार होते हैं, जैसे सबसे पहले क वर्ग, फिर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग, आपको पता होगा ऐसे। अब बात कर लेते हैं देवनागरी लिपि की सीमाएं। नंबर 1 अति शीघ्रता से लिखने में सिरोरेखा लगाने में परेशानी होना। जैसे कि कुछ बच्चे जब लिखते हैं, या फिर हम जब खासकर हम एग्जाम देने जाते हैं, तो शुरुआत में तो क्या होता है कि हम अच्छी राइटिंग लिखते हैं, फिर बाद में जब ये होता है कि पेपर रहेगा तो जल्दी जल्दी लिखने लग जाते हैं। तो सिरोरेखा लगाने में ये परेशानी होती है कि हम सिरोरेखा लगाते ही नहीं कई बार, जैसे मैंने भी अभी यहाँ पे कई कई जगह छोड़ रखी है, तो थोड़ी सी परेशानी होती है बच्चों को उसमें। नंबर 2 है संयुक्त वर्ण लिखते समय समस्या। संयुक्त वर्ण है, आपको पता होगा, जैसे अक्षय है, श्रेय है, ज्ञानी है, त्रय है। संयुक्त वर्ण होता है मतलब उसमें एक से ज़्यादा वर्ण मिले हुए होते हैं। तो जैसे यहाँ पे बता देती हूँ मैं, जैसे हम पक्का लिख रहे हैं, ये लिख दिया हमने पक्का, तो इसका एक तरह से और भी लिखा जाता है ये ऐसे, और इसके नीचे ही हम एक और क लगा देते हैं, इसके नीचे ही एक और क बना देते हैं। अब ये दोनों शुद्ध रूप हैं। अब बच्चा परेशान हो जाता है या वो कन्फ्यूज हो जाता है कि इसमें से शुद्ध रूप कौन सा है, लेकिन है ये दोनों ही शुद्ध रूप। जैसे चट्टान है, उसको भी हम दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे च और ट के नीचे हलंत लगा के फिर ट और न, और चट्टान कई बार ट के नीचे दूसरा ट बना देते हैं। तो संयुक्त व्यंजन लिखने में बच्चों को परेशानी होती है, ऐसी बात नहीं है। नंबर 3 है संयुक्त वर्ण के साथ वाले वर्ण में छोटी ई की मात्रा लगाने में परेशानी, जैसे द्वितीय है। अब मैं बता देती हूँ आपको फिर से एक बार लिख के, जैसे द्वितीय तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है,
और एक द्वितीय ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी हम द्वितीय को लिख सकते हैं, ऐसे। तो ये जो मैंने द्वितीय लिखा है ये भी ठीक है, और जो नीचे मैंने ये द्वितीय लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला जो द्वितीय है ये भी ठीक है। तो बच्चे को मात्रा लगाने में दिक्कत हो जाती है, फिर वो जैसे मैंने अभी लिख के बताया था वैसे लिखे या ऐसे लिखे, तो थोड़ी सी परेशानी तो होती है बच्चों को ऐसे। नंबर 4, अनुस्वार और चंद्र बिंदु का प्रयोग करने में समस्या। अब अनुस्वार जैसे चांद है उसमें तो चंद्र बिंदु लगता है, और जैसे पंकज है उसमें अनुस्वार लगेगा, तो ऐसे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं, बड़े बड़े भी कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो इसको नंबर 5 है, रे वर्ण को संयुक्त करते समय त्रुटि हो जाना। अब रे के भी अलग अलग रूप होते हैं, जैसे ट्रक में नीचे ट्रक जब हम लिखते हैं तो ऐसे ऐसे होता है ना, तो ये वाला जो रे आता है, और कई बार रे ऊपर भी होता है, जैसे ऐसे होता है। और नीचे जैसे ग्रह है, यहाँ पे लगता है ग्रह जो प्लेनेट होते हैं। और एक और गृह, सॉरी गृह, ये गृह होता है बच्चों, ये ग्रह होता है, ये रे है, और ये जो ये रे नहीं होता, ये री होता है, री से ऋषि वाला होता है ये जो यहाँ पे मैंने लगाया है। तो रे के अलग अलग रूप है, इसमें भी परेशानी होती है बच्चों को सीखने में या फिर लिखने में दिक्कत आती है। और नंबर 6, कुछ शब्दों के दो रूप प्रचलित हैं, जैसे गर्दन, गर्दन, तो ये गर्दन, जैसे गर्दन ये लिखा हुआ है मैंने दो तरह, दोनों शुद्ध रूप हैं। अब बच्चे को ये होता है कि कौन सा लिखो, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो होती है बच्चों को। नंबर 7 है, ये व ई ए में दिक्कत आती है प्रयोग के समय, जैसे नई, नई के मतलब ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। ये वाला जो पहले मैंने नई लिखा है ये ठीक है, हुआ हुआ, तो ये जो है ये गलत है, जबकि ये शुद्ध रूप है। तो कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, बड़े बड़े बच्चे भी हो जाते हैं कि हुआ लिखी या नई लिखी नई लिखी। तो ये दिक्कत देवनागरी लिपि में है, काफ़ी सुधार भी हुए हैं पर फिर भी कुछ दिखते हैं। तो मैंने लिपि के बारे में पूरा टॉपिक करवा दिया। अगर अब भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो या आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं आप सभी।